सपना ने सवाल भरी नजरों से कावेरी जी की ओर देखा। कावेरी जी ने चाय ली और महेंद्र जी के पास चली गई। सपना को लगा अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रोहित के जाने से मुझे कितना फर्क पड़ा वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे दुखी रहने से सब दुखी होंगे, ये सोचकर मैं इनके सामने दुखी नहीं होना चाहती थी। पर मेरी बात को तो मम्मी जी ने उल्टा ही ले लिया। खैर कोई बात नहीं, अभी मम्मी जी रिंकी और खुशी मुझे जानती ही कितना है। धीरे धीरे वो भी मुझे समझने लगेंगी और सब ठीक हो जाएगा। रोहित को गए 6 महीने हो गई। कावेरी जी, रिंकी और सपना उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती। बेचारी सपना किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस रोहित की तस्वीर के आगे अपने मन की बात करके दिल हल्का कर लेती। लेकिन हाँ, महेंद्र जी सपना को अपनी तीसरी बेटी मानने लगे थे। कई बार वो अपनी पत्नी व बेटियों के गलत व्यवहार के कारण उन्हें डांट भी देते, पर तीनों माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन महेंद्र जी ने कहा, सपना बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा जी, बोलिए। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। माहौल बदलेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं पापा जी, आप लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, और फिर ये मेरा अपना घर है। मुझे खुश रहने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बेटा, मेरी बात मानो और कुछ दिनों के लिए हो आओ। राजन जी भी अक्सर मुझे फोन पर कहते हैं। मैं कल ही उन्हें फोन कर देता हूं कि वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। सपना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसकी सहमति पाते ही 2 दिन के बाद ही राजन जी आकर अपनी बेटी को लेकर चले गए। जाते हुए सपना ने अपने साथ रोहित की फोटो भी ले ली, क्योंकि रोहित की ये फोटो ही तो थी जो उससे बातें करती थी। मायके पहुंचकर सपना हर समय गुमसुम रहती। मिशा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन सपना भी क्या करे। एक दिन फोन की घंटी बजी। सपना ने फोन उठाया। हेलो जी, मैं सपना से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं सपना ही बोल रही हूँ। सपना, मैं सुमित बोल रहा हूँ। मुंबई में आपसे अस्पताल में मिला था। ओह, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। आज किसी काम से आपके शहर आया था तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं आपके ससुराल गया था आप सबसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आप मायके में हैं, बस वहीं से आपका नंबर ले लिया। अच्छा जी ठीक है, आप मेरे मायके आ जाइए। 1 घंटे बाद सुमित सपना के घर पहुंच गया, तो सामने सपना को देखते ही उसका दिल भर आया। आओ बेटा। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या बोलूं बेटा, जिस बाप की बेटी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बाप कैसे सुखी हो सकता है। तभी ममता जी भी आ गईं। सभी लोग बहुत देर तक बातें करते रहीं। सपना बेटा, चाय बनाओ और सुमित के खाने का इंतजाम करो। तो सपना उठकर रसोई में चली गई। नहीं अंकल जी, मैं तो बस आप सबसे मिलने के लिए चला आया। खाने की कोई जरूरत नहीं है अंकल जी। मेरे विचार में सपना को आगे की पढ़ाई के विषय में विचार करना चाहिए। वैसे सपना ने आपको कभी बताया कि वो जीवन में क्या करना चाहती है? बिल्कुल बेटा, मेरी सपना डॉक्टर बनना चाहती थी, किंतु भाग्य के खेल से उसका ये सपना अछूता रहा है। उसकी तकदीर उसके सपनों पर भारी हो गई। अंकल जी, निराश मत होइए। ये समय है, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा, लेकिन सपना को सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तभी सपना चाय लेकर आ गई। सपना जी, जीवन रुकने का नहीं, निरंतर चलते रहने का नाम है। रोहित की यादें आपको आत्मिक सुख दे सकती हैं, लेकिन इन यादों को पैरों की बेड़ी बनाना ठीक नहीं। जीवन में आगे बढ़ते रहो। सुमित ने सपना को समझाते हुए कहा, लेकिन सपना चुप रही। थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी करके सुमित वहां से चला गया। उसके जाते ही सपना, सुमित ठीक कह रहा है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। नहीं पापा जी, अब मेरे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, रोहित के परिवार की देखभाल करना। पापा जी, मैं उनका इतना ख्याल रखूंगी कि वो मुझे अपनी बहू से बेटी कहने लगेंगी। सपना बेटा, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन जरूरी तो नहीं। और फिर मैंने तुम्हारी सास और नंदों को देखा है।
रिंकी तो उस हादसे के लिए तुम्हें ही दोषी ठहरा रही है। ममता जी ने उसे समझाते हुए कहा तो सपना बोली, मम्मी, रिंकी अभी बच्ची है और फिर मैंने रोहित को वचन दिया था। कहते कहते सपना रो पड़ी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। कहकर राजनजीत चुप हो गए। समय बीता। सपना को मायके आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए थे। ससुराल से किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वही फोन करके हालचाल लेती रहती। कुछ दिन तो कावेरी जी ने उसका फोन उठाया, किंतु बाद में या तो वह फोन ही नहीं उठाती या फिर हाँ या ना करके बात खत्म कर देती। तो एक दिन सपना ने ममता जी से कहा, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी मेरे तो नसीब में ही इंतजार लिखा है, कभी खत्म नहीं होने वाला इंतजार। जानती हूँ अब रोहित कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनका इंतजार रहता है कि शायद कभी आकर वो मुझे चौंका दे। और फिर पापा जी तो बीमार रहते हैं, वो मुझे कैसे लेने आ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ममता ने राजन जी से बात की तो वह भी मान गए और अगले ही दिन अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाने की बात कह दी। तो सपना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन रोहित की याद आते ही वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। ममता जी ने उसे सीने से लगा लिया। अरे मेरी बहादुर बेटी रो रही है। ममता जी की आंखों में भी आंसू भर निकले। मम्मी, आज रोहित की बहुत याद आ रही है। बेटा, जो होना था सो हो गया। सब कुछ बहुत कष्टकारी था, पर कब तक इन आंसुओं के सहारे जिंदगी काटेगी। परेशान मत हो, भगवान ने कुछ अच्छा भी सोचा होगा। भगवान पर विश्वास रखूं। ममता जी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा। तभी फोन की घंटी बजी। देखा तो उनकी सहेली शारदा का फोन था। शारदा जी गुस्से से बोली, हेलो हेलो ममता, ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या हुआ शारदा, क्या किया हमने? ममता, परसों महेंद्र भैया का देहांत हो गया और आपके यहाँ से कोई भी नहीं आया। अरे, कम से कम सपना को ही भेज दिया होता। क्या बात कर रही हो शारदा? हमें इस विषय में कोई खबर नहीं है। पर ममता, कावेरी भाभी तो रो रो कर बोल रही थी कि उन्होंने आपको 5 दिन पहले फोन कर दिया था। झूठ बोलती है वह। पिछले 6 महीने से उन्होंने एक बार भी फोन करके सपना का हालचाल नहीं पूछा। और कुछ दिन पहले जब महेंद्र भाई साहब से हमारी बात हुई तो वह तबीयत ठीक बता रहे थे। ममता, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। मैं कावेरी भाभी को भी भली भांति जानती हूँ, लेकिन मेरे विचार से आप जल्दी से जल्दी सपना को लेकर वहां पहुंचे। बिल्कुल शारदा, अगर तुम्हारा फोन नहीं भी आता ना, तो भी आज सपना और उसके पापा उसके ससुराल जा रहे थे। अब मैं भी जाऊंगी। ठीक है ममता। कहकर शारदा ने फोन रख दिया और सपना को सारी बात बताई। तो उसी समय सभी लोग सपना के ससुराल के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो सपना को देखते ही कावेरी जी जोर से चीखने लगी, खबरदार, अगर घर के अंदर पैर रखा तो। बहन जी, भाई साहब के जाने का हमें भी बहुत दुख है और हमें तो आज ही पता चला। राजन जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो कावेरी जी बोली, राजन जी, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आपकी बेटी अपशगुनी है, आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरा सुहाग उजड़ गया। इसके आते ही मेरा घर संसार उजड़ गया। चले जाइए यहां से। बहन जी, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। और फिर मेरी बेटी ने भी तो बहुत कुछ खोया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मेरे पास सहारे के नाम पर मेरी बेटियां ही बची हैं और मैं नहीं चाहती कि इस मनहूस का साया मेरी बेटियों पर पड़े। चली जाओ यहां से। इतना कहकर कावेरी जी ने सपना को धक्का दे दिया। कावेरी जी की जली कटी बातें सुनकर सपना पत्थर हो गई और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। राजन जी और ममता जी भी रोते हुए सपना के पीछे पीछे चल दिए। सपना घर लौट आई और कई दिनों तक रोती रही। फिर अपने आप को समझाया कि ऐसे कब तक रोती रहूंगी। एक ससुर था जो उसे अपनी बेटी मानता था, वो भी चला गया, तो अब सास तो उसे उस घर में पैर भी नहीं रखने देगी।
तो क्यों ना अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। यही सोचकर उसने एक दिन अपने पापा से कहा। पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर राजन जी और ममता जी भी खुश हो गईं और समझ गए कि सपना ने परिस्थितियों से तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। अब सपना और निशा एक साथ पढ़ती और हंसती बोलती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी खत्म तो नहीं होते, लेकिन समय के साथ कम जरूर हो जाते हैं। सपना के साथ भी यही हुआ और इस तरह पहली बार में ही नीट की परीक्षा पास कर सपना ना मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दे। इधर सुमित भी सपना को पूरा सहयोग देता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।